नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभवराज शुक्ला। सदियों तक अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना और हिंसा झेलने के बाद जब पूरा भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो एक और जहां भारत मां के वीर सपूत अपने पराक्रम से अंग्रेजों को लोहे के चने चबा रहे थे और देशभक्ति की भावना में हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल रहे थे, तो दूसरी ओर भारत का एक वीर सपूत अपनी कलम की ताकत से पूरे मुल्क को एकजुट कर रहा था। उस वीर सपूत का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी न सिर्फ एक उपन्यासकार थे, बल्कि वो एक महान कवि, गद्यकार और पत्रकार भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई जिससे पूरा भारत वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठा और बलिदान की ऐसी भावना पैदा हुई जिसमें सारे धर्म संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका लिखा गीत वंदे मातरम तो आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों की खिलाफत करने का प्रतीक ही बन गया था और जब देश आज़ाद हुआ तो इस गीत को पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगीत घोषित किया गया। विशेष में आज हम याद करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन को, जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका को, साथ ही साथ उनके साहित्यिक रचनाओं पर भी डालेंगे नजर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हम सब राष्ट्रगीत वंदे मातरम से बखूबी परिचित हैं। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ओजस्वी राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। बंकिम चंद्र एक महान लेखक, कवि और पत्रकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी को आधुनिक बंगाली साहित्य के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने साहित्य के जरिए देशवासियों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की चेतना का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमारे देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। बांग्ला भाषा के शीर्ष साहित्यकारों में गिने जाने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार हैं। उनकी ये रचना आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। उन्होंने अपने लेखन से बांग्ला के समाज के साथ ही पूरे देश को प्रभावित किया। बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 26 जून 1838 को उत्तरी 24 परगना के कंथलपाड़ा में एक परंपरागत और समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता सरकारी नौकरी में थे, जो बाद में बंगाल के मेदिनीपुर में उप कलेक्टर बन गए। मेदिनीपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बंकिम चंद्र शुरू से ही संस्कृत साहित्यकार में बहुत रुचि रखते थे। उनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में हुई थी और उनकी पत्नी का निधन कुछ ही वर्षों के भीतर हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह राजलक्ष्मी देवी से किया। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चैटर्जी बंगाली में दोनों कहते हैं, उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, उच्च कुल में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पढ़े लिखे फैमिली के संदर्भ में थे और हायर एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने बंगाल प्रोविंशियल सिविल सर्विस भी ज्वाइन किया था और काफी समय तक बहुत एज यूजुअल कुलीन बंगालीज वो काफी पढ़े लिखे और संभ्रांत थे और उच्च शिक्षा ली हुई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी उसी साल स्नातक हुए थे जिस साल भारत ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पहली बार संगठित लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने 1857 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि लेने वाले ये पहले भारतीय थे। 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। बंकिम चंद्र न सिर्फ एक साहित्यकार थे, बल्कि एक सरकारी अधिकारी भी थे। उन्होंने अपने अफसर पिता की तरह कई उच्च सरकारी पदों पर नौकरी की। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। 1858 में ही डिप्टी मजिस्ट्रेट का पदभार संभाला। कुछ काल तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। वे 1851 में सरकारी सेवा से रिटायर हुए। सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को देखा था। इस संग्राम के बाद शासन प्रणाली में व्यापक बदलाव किया गया था। सरकारी नौकरी में होने की वजह से वे किसी सार्वजनिक आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग नहीं ले सकते थे।
इस कारण उन्होंने साहित्यकार के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जागृति का संकल्प लिया। बंगाल के शीर्ष साहित्यकार होने के बावजूद ये कम ही लोगों को पता है कि उनकी पहली प्रकाशित कृति बांग्ला में ना होकर अंग्रेजी में थी, जिसका नाम राजमोहन्स वाइफ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत ही रिनाउंड राइटर थे अपने समय के। करीब 15 किताबें उनके क्रेडिट में हैं। वो एक पत्रिका भी चलाते थे बंगाली में, और कई तरह के लेख लिखा करते थे। जो पृष्ठभूमि थी वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की थी, जहां बंकिम चंद्र प्रोविंशियल सर्विसेज में काफी दिन तक रहने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। शायद उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया, और उनको लगता था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं हिंदुस्तानियों को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, और जो हमारा कल्चर था, हिंदुस्तान का कल्चर था, उसको गलत तरह से इंटरप्रेट करते थे। बंकिम चंद्र की पहली प्रकाशित बांग्ला कृति दुर्गेश नंदिनी थी, जो मार्च 1865 में छपी थी। दुर्गेश नंदिनी एक उपन्यास था। आगे चलकर उन्हें महसूस हुआ कि उनकी असली प्रतिभा काव्य लेखन के क्षेत्र में है, और उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। 1865 में दुर्गेश नंदिनी का प्रकाशन हुआ, लेकिन तब उसकी कोई खास चर्चा नहीं हुई। लेकिन 1866 में उन्होंने अगले उपन्यास कपाल कुंडला की रचना की, जो काफी मशहूर हुई। अप्रैल 1872 में उन्होंने बंग दर्शन नाम की पत्रिका निकालनी शुरू की, जिसमें उन्होंने गंभीर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे उठाए। ये उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रविंद्रनाथ ठाकुर बंग दर्शन में लिखकर ही साहित्य के क्षेत्र में आए। वे रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे। रामकृष्ण परमहंस के करीबी मित्र रहे बंकिम चंद्र ने आनंद मठ की रचना की, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। आनंद मठ उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था, जिससे हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। ब्रिटिशर्स भी काफी लिखते पढ़ते थे और भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को गलत तरह से इंटरप्रेट करते थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो बंगाल में दूसरा विवाह होता था कुलीन वर्गों में, उसको इन्होंने पॉलीएंड्री का नाम दिया ब्रिटिशर्स ने, जबकि वो एक सोशल, सामाजिक प्रथा थी, जिसका कि बाद में राजा राममोहन रॉय ने विरोध भी किया था। लेकिन उसको ठीक तरह से इंटरप्रेट ब्रिटिश जो राइटर्स थे वो नहीं करते थे। इसलिए बंकिम चंद्र ने सोचा कि लिखना एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत लिखना शुरू किया और इंटेलेक्चुअली बहुत डीप रूटेड थे। एक और अंग्रेजी सरकार में नौकरी और दूसरी तरफ देश के नव जागरण के लिए उच्च कोटि के साहित्य की रचना करना, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए मुमकिन था। आधुनिक बंगला साहित्य के राष्ट्रीयता के जनक बंकिम चंद्र का 8 अप्रैल 1894 को निधन हो गया। ऐसे साहित्य सेवी, देश सेवी और सच्चे भारतीय के निधन से बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा भारत शोक में डूब गया। उनकी रचना आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। बंकिम चंद्र ने अपने कलम की ताकत से स्वतंत्रता सेनानियों का जोश बढ़ाने का काम किया। वे कभी शारीरिक रूप से आजादी की लड़ाई में नहीं उतरे, लेकिन उनकी लिखी हुई रचनाएं, लेख, कविता हर स्वतंत्रता सेनानी के लिए देश की आजादी के प्रति अलग जगह देता था। बंगाली साहित्य का उत्थान इन्हीं के कर कमलों से शुरू हुआ था। वे बंगाल साहित्य को आम जन तक पहुंचाने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महान बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा राष्ट्रगीत वंदे मातरम राष्ट्रवाद को भली भांति व्यक्त करता है। यह गीत राष्ट्र की संप्रभुता और एकता को दर्शाता है। वंदे मातरम शब्द आते ही मन में देश प्रेम की भावना आती है। देश के सामने सिर नतमस्तक हो जाता है। 1870 के दशक में लिखा गया ये गीत बाद में आनंद मठ पुस्तक में शामिल किया गया और गुलामी के दिनों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम।
मातरम वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रगीत ही नहीं है बल्कि राष्ट्र की आत्मा भी है। एक ऐसा गीत जिसे गाते हुए आजादी के आंदोलन में सैकड़ों देश के सपूत अमर बलिदान हो गए, देश की गुलामी से आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। वंदे मातरम का इतिहास काफी दिलचस्प है। बांग्ला साहित्यकार के महान साहित्यकार, उपन्यासकार, कवि और पत्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में की थी। दरअसल बंकिम चंद्र ने जब इस गीत की रचना की तब भारत पर ब्रिटिश शासकों का अधिकार था। ब्रिटेन का एक गीत था, गॉड सेव द क्वीन। गुलामी के दिनों में भारत के हर समारोह में इस गीत को अनिवार्य कर दिया गया था। बंकिम चंद्र तब सरकारी नौकरी में थे। उसके बाद उन्होंने 1876 में संस्कृत और बांग्ला में एक गीत की रचना की और उसका शीर्षक दिया वंदे मातरम। के बहुत से परिवार बंगाल में इस तरीके से आए जिन्होंने शिक्षा अंग्रेजी ग्रहण की, नौकरी अंग्रेजों की, लेकिन प्रचार राष्ट्रवाद का किया। और उसमें बंकिम जो है वो सर्वोपरि आते हैं। और एक बहुत खास बात जो बंकिम ने कही है, हमारा जो भी इतिहास लिखा हुआ है वो हमें अंग्रेजों द्वारा लिखा हुआ इतिहास मिलता है। हमारा इतिहास कौन लिखेगा, बंगाल का इतिहास कौन लिखेगा? और फिर वो कहते हैं मैं लिखूंगा, तुम लिखोगे, हम सब मिलके रखेंगे। तो भारतीय इतिहास की दृष्टि से उनका यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार भारतीय इतिहास भारतीय दृष्टि से लिखने का जो संदेश है और जो आम जनता का इतिहास लिखने का संदेश है वो बंकिम ने दिया। वंदे मातरम गीत लिखने के बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1770 में हुए सन्यासी विद्रोह और बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि पर आनंद मठ उपन्यास लिखा, जो पहली बार साल 1882 में छपा। इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत को भी शामिल किया गया था। आनंद मठ उपन्यास छपते ही बंगाल समेत पूरे भारतीय साहित्यकार और समाज पर छा गया और इसमें शामिल किया गया वंदे मातरम गीत, जो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन गया। बंकिम जब बीरभूम में मौजूद थे तो वहां एक जमींदारी थी लालकोट की, और लालकोट के जो वो जमींदार के पुजारी थे उनकी एक स्तुति थी काली मां की, वंदे मातरम की पूरी, जिसको के सन्यासियों ने अपने युद्ध घोष के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ अपनाया था 1770 के उस विद्रोह के अंदर। तो तब से वो राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बन गया था वंदे मातरम। तो बंकिम को वो मिली पांडुलिपि उसकी, और उसको बंकिम ने अपना आनंद मठ के अंदर उसको डाला और उसको पूरे देश में प्रचारित किया। और तब से ही पूरे देश के अंदर वंदे मातरम जो है वो एक नारा जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का वो बना। वंदे मातरम गीत को पहली बार सार्वजनिक रूप से 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। इस गीत की धुन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही तैयार की थी। साल 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ उपजा भारी जनाक्रोश के दौरान इस गीत ने एक हथियार का काम किया, पूरे बंगाल को एकजुट करने और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में इस गीत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही बंग भंग के विरोध में वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बन गया। हिंदू मुसलमान सबने एक सुर में वंदे मातरम का नारा बुलंद करते हुए अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। उस समय साल 1905 में ये गीत वाराणसी में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साल 1906 से 1911 तक इस गीत ने लोगों को इतनी ज्यादा ताकत दी कि उनके जोश को देखते हुए अंग्रेजों को बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। वंदे मातरम का बहुत बड़ा योगदान है और वंदे मातरम
ने पूरे नेशनलिस्ट आंदोलन में एक जोश भर दिया था, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या एक्सट्रीमिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाहर भी जो लोग कार्यरत थे, उन सबको पूरे जोश में भर दिया था वंदे मातरम ने। और उस पृष्ठभूमि में देखा जाए, उस उन तारीखों में देखा जाए वंदे मातरम को, तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है नेशनल मूवमेंट को इंथ्यूज करने में। आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने न केवल पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, बल्कि आजादी के दीवानों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए ही फांसी के फंदे पर झूल गए। यही नहीं, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम नाम से राष्ट्रवादी पत्रिकाएं निकाली। लाला लाजपत राय ने उर्दू में लाहौर से वंदे मातरम अखबार निकाला। विपिन चंद्र पाल और योगी अरविंद भी इसके संपादक रहे। इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने इन पर मुकदमा भी चलाया। ज्यादातर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट थे, वो आनंद मठ और वंदे मातरम के प्रोपेगेटर्स थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे उनमें जोश आता है और ब्रिटिशर्स पे अटैक करना हो, उन पर किसी तरह का संहार करना हो, तो वंदे मातरम को उनमें जोश भर देता था। साल 1937 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में वंदे मातरम की शुरुआती 2 छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जा रहा है। वंदे मातरम के बारे में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का मानना है कि ये मातृभूमि की स्वतंत्रता का जय घोष था। इसने जनमानस में आजादी के लिए सर्वस्व समर्पण के भाव का संचार किया। राष्ट्रगीत हर भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर संसद सत्र का समापन राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम की धुन के साथ ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। साहित्य के आकाश में बंकिम चंद्र चटर्जी एक चमकता हुआ सितारा हैं। बांग्ला साहित्य के जन्मदाता बंकिम की रचनाओं में देश, समाज, संस्कृति, धर्म, दर्शन, प्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता का चित्रण है। आइए नजर डालते हैं साहित्य में उनके योगदान के इस सफर पर। बंकिम चंद्र का जन्म उस काल में हुआ जब बांग्ला साहित्य का ना कोई आदर्श था और ना ही रूप और ना ही सीमा का कोई विचार। बंकिम चंद्र ने साहित्य के क्षेत्र में कविताएं लिखकर पदार्पण किया। ये वो दौर था जब बांग्ला में गद्य या उपन्यास कहानी की रचनाएं कम लिखी जाती थी। ऐसे में बंकिम ने बांग्ला साहित्य की दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। बंकिम चंद्र ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बांग्ला साहित्य समेत हिंदी साहित्य को एक नया रूप दिया। 1865 में बंकिम चंद्र ने अपने जीवन का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने एक नई जान फूंक दी। दुर्गेश नंदिनी का पहला संस्करण 1865 में बंगाली में आया। समकालीन विद्वानों और समाचार पत्रों ने दुर्गेश नंदिनी की अत्यधिक सराहना की। बंकिम चंद्र के जीवन काल के दौरान इस उपन्यास के 14 संस्करण छपे। इस उपन्यास का अंग्रेजी संस्करण 1882 में आया और हिंदी संस्करण 1885 में आया। पहली बार सन 1873 को इस उपन्यास को नाटक के लिए चुना गया। दुर्गेश नंदिनी के बाद उन्होंने 1872 में बंग दर्शक नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। अपनी इस पत्रिका में उन्होंने 1873 में विषवृक्ष उपन्यास का क्रमिक रूप से प्रकाशन किया। बंग बंधु पत्रिका से उन्हें बड़ी लोकप्रियता मिली।
इस पत्रिका की वजह से नए लेखकों को भी मौका मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर बंग दर्शन में लिखकर ही साहित्य के क्षेत्र में आए। रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने बंकिम चंद्र को बांग्ला लेखकों का गुरु और बांग्ला पाठकों का मित्र कहा। बंकिम चंद्र अपने आप में एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनमें एक कल्चरल वैल्यूज बचपन से ही, एक अच्छे भद्रलोक में पैदा होने की वजह से, कुलीन और संभ्रांत फैमिली में पैदा होने से, अच्छी शिक्षा, हायर एजुकेशन ग्रहण करने की वजह से, इन सब की वजह से उनमें एक संभ्रांतता और कुलीनता थी और एक इंटेलेक्चुअलिज्म था। साथ में एक इंटेलेक्चुअलिज्म था जिससे कि वो अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपने नेशनल मूवमेंट को एक नजरिए से देखते थे। उनका एक नजरिया था जिसको कि उन्होंने अपने साहित्य में प्रदर्शित किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के कालजयी उपन्यास आनंद मठ ने देश में राष्ट्रीयता और देशभक्ति को चरम पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीय दृष्टि से आनंद मठ उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। 1882 में प्रकाशित आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक राजनीतिक उपन्यास है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ सन्यासियों के विद्रोह की घटना से प्रेरित है। इस उपन्यास ने देश को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने और देशभक्ति के चिंगारी पैदा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीयता और देश प्रेम के जज्बे से ओतप्रोत वंदे मातरम गीत सबसे पहले इसी उपन्यास में प्रकाशित हुआ। बंकिम चंद्र ने जो भी लिखा उसका प्रभाव केवल आजादी तक नहीं बल्कि उसके बाद भी चलता रहा। बंकिम के जो राष्ट्रवादी विचार पहले बांग्ला में आने शुरू हुए, उनका प्रसार हुआ, तो उसके एकदम उस समय ये मांग थी देश की कि राष्ट्रवादी विचार जो है हमारे, वो चेतना जागृत करने के लिए देश के युवा के अंदर, देश के अन्य अलग अलग तबके के जो लोग हैं उनमें करने के लिए, तो इसलिए वो फिर हिंदी के अंदर भी उनका अनुवाद होना शुरू हुआ। हिंदी के अंदर वो आए सामने उठ करके और उस पर लगातार रचनाएं बनती चली गई। और केवल हिंदी ही नहीं, मराठी में भी हुआ और अन्य भाषाओं में भी हुआ। और ये जो क्रांतिकारी थे देश के, उन्होंने इस साहित्य को पढ़ा। उनके लिए ये साहित्य जो है एक प्रेरणा का स्रोत बना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी को न केवल देशभक्ति का अलख जगाने वाले उपन्यास आनंद मठ के लेखक के रूप में जाना जाता है, बल्कि उन्हें कई रोमांटिक उपन्यासों की रचना के लिए भी ख्याति प्राप्त है। अपनी साहित्यिक साधना के लिए मशहूर बंकिम चंद्र के कई और उपन्यास प्रकाशित हुए। वहीं उनके लिखे गए देवी चौधरानी और सीताराम जैसे उपन्यासों में अंग्रेजी हुकूमत के उस दौर का सटीक चित्र देखने को मिलता है। एक ओर विदेशी सरकार की सेवा और दूसरी ओर देश के नवजागरण के लिए उच्च कोटि के साहित्य की रचना करना, ये काम बंकिम के लिए ही संभव था। बंकिम चंद्र की लेखनी ने देशभक्ति की अलख जगाई। उन्होंने अपने उपन्यासों के जरिए देशवासियों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की चेतना का निर्माण करने में अहम योगदान दिया। बंकिम चंद्र के उपन्यासों का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनकी प्रथम प्रकाशित कथाकृति राजा मोहन्स वाइफ थी। कपाल कुंडलिनी, मृणालिनी, विषवृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कमलाकांत का रोजनामचा, रजनी, चंद्रशेखर, इंदिरा युगलांगुरिया, राधा रानी, कृष्ण कांतेरविद प्रमुख हैं। देवी चौधरानी, सीताराम, कमलाकांतेर दफ्तर, विज्ञान रहस्य, लोक रहस्य, धर्म तत्व उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अपने लेखन में बंकिम चंद्र ने शुद्ध और उच्च बंगाली भाषा का उपयोग किया और समय के अनुसार उन्होंने बोली भाषा को स्थान दिया। चटर्जी का आखिरी उपन्यास 1886 में प्रकाशित सीताराम है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक के विरोध को दर्शाया है। आनंद मठ सबसे ज्यादा चर्चित किताब है। इसको पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में भरा जाता है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता
वो इन्होंने इसलिए लिखा कि वो बताना चाहते थे कि हमारा जो धर्म है उसमें एक दर्शन है जिसको कि ये अंग्रेज समझ नहीं पा रहे हैं और गलत तरीके से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो धर्म में जो दर्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने भागवत गीता लिखा, श्रीमद् भागवत गीता लिखा। उसके सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुए और दुनिया भर में ये किताब बिकी। बंकिम चंद्र की रचनाओं में समाज की विविधता झलकती है। शायद यही वजह है कि उनके उपन्यासों का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी की पहचान बांग्ला कवि, उपन्यासकार, लेखक और पत्रकार के रूप में स्थापित हुई। इससे पहले किसी भी बांग्ला लेखक ने उनकी तरह ख्याति अर्जित नहीं की थी। 8 अप्रैल 1894 को इस महान साहित्यकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। समृद्ध साहित्य और राष्ट्रीय गीत के रूप में उन्होंने भारत के लिए जो अनमोल योगदान दिया, उसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।